हेलो बच्चों, आइए हम लोग आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक्स पढ़ते हैं, न्यूक्लियस। पिछले क्लास में हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके थे। पहला उसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों जो है आउटर कवरिंग लेयर होती है। यानी प्लांट सेल के अंदर आउटर कवरिंग लेयर क्या होती है? सेल वॉल। और बाहर यानी जो एनिमल सेल्स का होता है वो उसके बाहरी लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, सेकेंड स्ट्रक्चर है, उसको हम पढ़ेंगे और वो है न्यूक्लियस। अच्छा, तो जो न्यूक्लियस होता है वो हर सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। जब जैसे हम कहें कि प्रोकैरियोटिक यानी न्यूक्लियस के बेसिस पे हम लोग देखते हैं सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। पहला यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है वो अनडेवलप्ड सेल होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है वो डेवलप सेल होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही जो है डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि हर टाइप के सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग इसको अगले क्लास में समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो हम लोग ये जान गए कि यह न्यूक्लियस डेवलप सेल में ही पाया जाता है। और इसी तरह के सेल्स प्लांट और एनिमल सेल जो है सेल्स, दोनों सेल्स जो होते हैं वो डेवलप सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होता है। तो बेसिकली 9th क्लास में हम लोग यह एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ बना रखा है न्यूक्लियस का। तो यह जो न्यूक्लियस होता है वह हम कहते हैं कि हेड पार्ट ऑफ द सेल, यानी सेल का जो है हेड पार्ट होता है। यह जो होता है यह लार्जर होता है, लार्जर साइज यानी लार्ज पार्ट ऑफ द सेल होता है, लार्जर पार्ट ऑफ द सेल होता है। ठीक है, इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड, मतलब यह जो है न्यूक्लियस जो होता है वह एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में यह सेंटर में नहीं पाया जाता है। क्यों? इसका क्या रीज़न है? तो सेंटर में जो है इस प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होता है, ठीक है, वो बड़ा होता है, बड़े साइज का होता है और वो अधिकतर जो है कवर जो स्पेस होता है वो अधिकतर कवर कर लेता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में पाया जाता है। तो हम ये जान गए कि जो है न्यूक्लियस का इस लोकेशन कहाँ होता है, तो एनिमल सेल में सेंटर में और प्लांट सेल के अंदर पेरिफेरी यानी साइड में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर को मेनली न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को मेनली हम लोग दो भागों में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। पहला इसके बाहरी लेयर, जिस प्रकार से सेल की बाहरी लेयर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस की बाहरी लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप, इसका दो नाम है। बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप्स। ठीक है, और दूसरा जो इसका मेन स्ट्रक्चर होता है, यानी स्ट्रक्चर को दो भागों में डिवाइड करें तो पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप्स, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जिस तरह से सेल्स के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे ये मान लो एनिमल सेल है और एनिमल सेल के अंदर यानी सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है फ्लूइड लाइक, उसको हम साइटोप्लाज्म करते हैं। उसी तरह जो है न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं, यानी इसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन्स। क्या होता है? न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मेम्ब्रेन होता है। यह डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसके बाहरी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और उसके अंदर के लेयर को क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन। ठीक, तो आउटर जो मेम्ब्रेन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है, यानी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, सेल के जस्ट न्यूक्लियस के जस्ट बाहर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह आउटर लेयर से जुड़ा होता है, आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके ऊपर जो है बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई इसके लेयर के बारे में। यह जो लेयर होता है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है, यह पोरस होता है। क्या होता है? पोरस। पोरस होता है। इस पोर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। ये जो जगह जगह पोर होती है इसको हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। जैसे हम लोग के घरों में या मकान में दरवाजे होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक दरवाज़ा जैसे न्यूक्लियर पोर होता है। यह क्या करता है? न्यूक्लियर पोर जो है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। यानी जो है मटेरियल्स, यानी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में मटेरियल्स आते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मटेरियल्स जाते हैं, यानी इसी के द्वारा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है बहुत मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स, जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस पोर से माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते हैं, तो इस पोर से जो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स पास करते हैं, यानी बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस पोर से होके जाते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, मेन फंक्शन तो ये हो गया कि यह न्यूक्लियोप्लाज्म के जो अंदर मटेरियल्स होता है उसको इनक्लोज करने का काम करता है, और यह साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म का। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग जो होता है यह लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है। क्या होता है? यह लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक है, यह जो है तरल पदार्थ होता है जो न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है, और इसी तरल पदार्थ में दो तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। पहला क्रोमेटिन्स और दूसरा न्यूक्लियोलस। ये क्रोमेटिन जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होता है? यह जो क्रोमेटिन होता है यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थीन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थीन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वह जो है केमिकल रिएक्शंस इन न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन दोनों के अंदर भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्रोमेटिन को देखें तो यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और थीन होता है, और यह किससे बना होता है? तो यह डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, डीएनए एवं प्रोटीन। यह जो प्रोटीन होता है किस तरह का होता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, डीएनए। अब यहाँ पे एक बात आती है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसमें इसी डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ द सेल कहते हैं। यह जो होता है वह जेनेटिक मटेरियल्स होता है। यह इसके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, और यही जीन्स जो होते हैं यह माता पिता के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी जो भी ट्रेड्स होते हैं, जेनेटिक ट्रेड्स होते हैं, गुण होते हैं, उनको पेरेंट्स यानी जो बच्चों में यानी कि ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। यानी यह जो है जितने भी सेल्स के अंदर के इंफॉर्मेशन होते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है। यह जो होता है क्रोमेटिन जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कब दिखाई देती है? यानी सेल डिवीजन के पहले, जब सेल डिवाइड नहीं हुआ होता है तब उसके पहले जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है क्रोमेटिन। लेकिन जब सेल डिवीजन की प्रक्रिया, यानी जब सेल डिवीजन का स्टेप आता है, जब यह सेल मैच्योर हो जाता है और डिवीजन का स्टेज आता है, तब जो है न्यूक्लियस के अंदर इसका जो शेप होता है वो बदल जाता है।
वो शेप कैसा हो जाता है, तो यह शेप जो है श्रिंक हो करके यानी सिकुड़ करके एक शेप ले लेता है, इस तरह का शेप ले लेता है, और इस शेप को हम बोलते हैं क्रोमोजोम्स। क्या कहते हैं? क्रोमोजोम्स। ठीक है, ये जो क्रोमोजोम्स होता है यह सेल डिवीजन के समय दिखाई देता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर यह जो क्रोमोजोम्स होता है वो सेल डिवीजन के समय दिखाई देता है। ठीक है, इसको इसके सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्म ऑफ क्रोमोजोम्स। आर्म ऑफ क्रोमोजोम्स। आर्म ऑफ क्रोमोजोम्स। ठीक है, और इसके मिडिल वाले पार्ट को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। तो इस तरह से जो क्रोमेटिन होता है क्रोमोजोम्स में परिवर्तित हो जाता है, और इस क्रोमोजोम्स की संख्या जो है हर एनिमल्स में या प्लांट्स में डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे हम लोग कहें कि ह्यूमन बॉडी सेल में जो क्रोमोजोम्स की संख्या होती है वो 46 होती है, या 23 पेयर्स, यानी पेयर में अगर देखें तो इसकी संख्या 23 होती है, और सिंगल में देखें तो ये 46 होती है। लेकिन यही क्रोमोजोम्स की संख्या सेक्स सेल्स या गैमेट सेल्स इसको कहते हैं, गैमेट सेल्स या जर्म सेल्स के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी सेक्स सेल्स या गैमेट सेल्स के अंदर जो क्रोमोजोम्स की संख्या होती है वह 23 होती है। ठीक है, ये अनपेयर्ड होते हैं, 23 ही होती है, सिंगल होते हैं और अनपेयर्ड होते हैं। ठीक, यानी अब एक बात आती है कि सेक्स सेल्स, जैसे ह्यूमन में सेक्स सेल्स क्या होता है? स्पर्म जो है सेक्स सेल्स हैं, या ओवम या स्पर्म। जो स्पर्म या ओवम्स होते हैं वो सेक्स सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्रोमोजोम्स की संख्या 23। यह जो है डिफरेंट होता है एनिमल्स के अंदर, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोजोम्स की संख्या डिफरेंट होती है। और प्लांट सेल के अंदर भी अनेक तरह के प्लांट होते हैं, और इन प्लांट के अंदर भी क्रोमोजोम्स की संख्या डिफरेंट होती है। इस तरह से जो है हम लोग क्रोमेटिन समझ गए कि क्या होता है क्रोमेटिन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो इसका स्ट्रक्चर है वह न्यूक्लियोलस है। तो चलिए हम लोग न्यूक्लियोलस के बारे में समझते हैं। तो न्यूक्लियोलस होता है यह जो है मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी उसके चारों तरफ किसी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता है। यह जैसे जिस प्रकार से हम लोग एक अगर पानी में क्या डालते हैं, जेल डाल दें यानी गम डाल दें, तो जिस तरह से वह तैरता है उसी तरह से ये भी जो है न्यूक्लियोलस भी तैरता रहता है। किसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म में। इसको अगर हम देखें तो यह जो है आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। आरएनए, यहाँ आरएनए का फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी जो न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए होता है यह राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और प्रोटीन से कंबाइन करके न्यूक्लियोलस का निर्माण करता है। और इसी के अंदर यही राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है यह राइबोसोम्स का निर्माण करता है। प्रोड्यूस राइबोसोम्स, यानी जो ये न्यूक्लियोलस है यह जो है राइबोसोम्स का प्रोडक्शन करता है। इसीलिए इस न्यूक्लियोलस को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियोलस इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। Nucleolus is known as factory of ribosomes।
ठीक है, आप लोग को समझ में आ रही होगी कि हम लोग न्यूक्लियोलस को राइबोसोम्स क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आरएनए और प्रोटीन के हेल्प से राइबोसोम्स का निर्माण करता है। तो इस तरह से यह न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम्स की फैक्ट्री हो गई। यही राइबोसोम्स जो है सेल से बाहर निकलते हैं, न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं न्यूक्लियोपोर के द्वारा, और कहाँ जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो जाते हैं। कई फ्री राइबोसोम्स पाए जाते हैं सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में, और बहुत जगह जो है यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए। क्या करते हैं, यह प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, यानी यह जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं सेल्स के अंदर। तो ये चीज़ें हो गई स्ट्रक्चर के बारे में, यानी हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में समझ लिए। दूसरा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे क्रोमेटिन्स या न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये क्रोमेटिन जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है, और ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स होता है। यह जेनेटिक मटेरियल्स होता है, यह सेल्स के अंदर सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है और जब भी ज़रूरत पड़ती है उसको यह देता है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ गए। अब हम लोग जो है देखेंगे फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज फर्स्ट इट कंट्रोल द all activity of the cell, all activity of the मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, जितने भी मटेरियल्स बनते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस करना, लिपिड्स का निर्माण होना, है ना। ऊर्जा का प्रोडक्शन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का प्रोडक्शन होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो इसका भी मैनेजमेंट करना यानी यह न्यूक्लियस करता है। यानी सेल्स के अंदर जितने भी, जैसे सेल का डिवीज़न हो गया, तो सेल के अंदर डिवीज़न यानी जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है इसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। अगर सेकेंड देखें, सेकेंड जो फंक्शंस होता है, इट रेगुलेट द सेल साइकिल। मतलब सेल साइकिल को भी यह रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे एक सेल है, यह मैच्योर हो गया तो यह न्यूक्लियस जो है इन्फॉर्म करेगा कि यह जो है डिवाइड हो, यानी यह जो है सारे पार्ट्स को इन्फॉर्म करेगा कि सेल को डिवाइड होना है, और इसके अंदर के जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड होगा और इसके साइटोप्लाज्म में डिवाइड होकर के दो पार्ट में बच जाएंगे, और कुछ समय बाद जो है यह दो सेल का निर्माण करेंगे। इस तरह से एक सेल से दो सेल की उत्पत्ति होती है, और इस तरह से सेल डिवीज़न होते हैं, और यह सेल साइकिल बनी रहती है, यानी यह सेल साइकिल ऐसा चलता रहता है। इस तरह से न्यूक्लियस जो है रेगुलेट द सेल साइकिल। और थर्ड इम्पोर्टेंट जो इसका फंक्शंस है ये क्या है, तो इट कंसर्न टू ट्रांसमिशन of hereditary characteristics या traits, इसको हम characteristic को traits भी कहते हैं, कोड होता है। hereditary traits from parent to offspring। यह जो है माता पिता के गुणों को संतानों में भेजने का भी काम करता है। जैसे डीएनए क्या होता है, यह सेल्स के सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और जीन के रूप में यह माता पिता के जो भी ट्रेट्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उनको यानी बच्चों में यानी ऑफस्प्रिंग में भेजने का काम करता है। तो इस तरह से न्यूक्लियस का मेन फंक्शंस होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है सेल का, सेल के अंदर का। तो आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे।
ठीक है, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए, वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स सेल के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ओके, थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।